राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के मंदिरों के बारे में, जिनमें हम पढ़ेंगे भगवान विष्णु के मंदिर, शिव मंदिर, गणेश जी के मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर, बालाजी के मंदिर, ठीक है, और जैन तीर्थंकर जितने भी हैं उनके मंदिर कहाँ कहाँ स्थापित हैं, ठीक है। सारी चीजें अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले डिटेल में भी और इतना भी समझेंगे अपन कि जैसे कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, दाढ़ी मूछे वाले हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, बाल स्वरूप हनुमान जी का मंदिर कहाँ है, खड़े गणेश जी की मूर्ति कहाँ कौन से मंदिर में स्थापित की गई है ना, और कौन से गणेश जी के मंदिर में उनकी सवारी है ना, सिंह बताई गई है यानी शेर बताई गई है, ठीक है। तो सारी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा सा मंदिर निर्माण की शैलियों के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि ये टॉपिक थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में मंदिरों की नगरी कहा गया है जयपुर को, और राजस्थान की काशी भी कहा गया है किसे, जयपुर को। मंदिरों की नगरी इसलिए कि राजस्थान में जो सर्वाधिक मंदिर है वो है जयपुर में, इसलिए मंदिरों की नगरी। राजस्थान की काशी की संज्ञा दी गई है जयपुर को, ठीक है। काशी की क्या विशेषता है? जब किसी भी चीज को अपन नामकरण करते हैं या संज्ञा देते हैं तभी देते हैं ना, कोई विशेषता मिलती है, ठीक है। तो काशी, वाराणसी, बनारस है ना, तो उनकी क्या विशेषता है कि वहां पर बहुत सारे मंदिर है, तो सेम विशेषता मिल रही है, तो इसलिए राजस्थान की काशी की संज्ञा किसे दी गई है, जयपुर को। अब अपन बात करते हैं मंदिर निर्माण की शैलियां, ठीक है। राजस्थान के लिए अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा भारत के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल 1 मिनट। भारत में जो मंदिर निर्माण की शैलियां हैं वो सामान्य तौर पर जानी जाती है नागर शैली, द्रविड़ शैली और एक बैसर शैली, ठीक है। नागर शैली में जो निर्मित मंदिर है वो है उत्तर भारत के मंदिर, ठीक है। दक्षिण भारत के मंदिर जिस शैली में निर्मित है वो है द्रविड़ शैली, ठीक है। और जो बीच का जो है ना, बीच का पार्ट जो रह गया है, जो आधी द्रविड़ और आधी नागर दोनों शैली से निर्मित जो मंदिर है उसको एक नया नामकरण किया और वो है बैसर शैली, ठीक है। तो ये तीनों ही शैलियां हैं कहाँ की, भारत की। अब अपन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान भारत में किस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम। तो इसका मतलब राजस्थान में जो सर्वाधिक जो मंदिर निर्मित है कौन सी शैली के होंगे, वो नागर शैली के, ठीक है। क्योंकि उत्तर भारत में नागर शैली तो है, उत्तर भारत में जो भी मंदिर है वो नागर शैली में निर्मित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो इसका मतलब राजस्थान में जो मैक्सिमम मंदिर है वो नागर शैली के मंदिर ही आएंगे। हालांकि नागर शैली की कई उपशैलियां पढ़ेंगे जिनमें भी राजस्थान के मंदिर निर्मित है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए ये है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं नागर शैली के बारे में। नागर शैली, उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर इस शैली में है, किसमें, नागर शैली में। नागर शैली के मंदिरों की विशेषता मैं आपको बताती हूँ, बाकी तो अपन सब चीजों के बारे में समझेंगे, लेकिन आमलक और एक है गर्भगृह, ठीक है। मेन चीज आपको आमलक के बारे में ध्यान रखना है। अगर आमलक शब्द आ जाता है तो उसका संबंध है नागर शैली से, और अगर आ जाता है गोपुरम शब्द, ठीक है, तो उसका संबंध है द्रविड़ शैली से। आपको रट लेना है ये चीज, बाकी चीजों के बारे में आपको समझा रही हूँ, लेकिन ये चीज रट लेनी है आपको। आमलक शब्द का संबंध है नागर शैली से, गोपुरम शब्द का संबंध है वो है द्रविड़ शैली से, ठीक है। ये चीज रटी होनी चाहिए। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो नागर शैली के मंदिर है उनके बारे में। जगती कहा जाता है कि जैसे कि मंदिर है, हालांकि मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये मंदिर है, मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं या फिर उसके आसपास की जगह होती हैं, वो कहलाती हैं जगती। उसके बाद है पीठ मतलब है कि जगती और जो मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है ना, या फिर जो मेन गर्भगृह है या फिर मंदिर का मंडप का जो प्रवेश द्वार होता है ना, वहां तक जाने के लिए जो जगह होती है, खुली जगह, उसको कहा जाता है पीठ। इसके बाद है मंडप में बता दूं, मान लो कि ये इधर है सीढ़ियां है ना, और ये आ गई जगती, ठीक है, इधर आ गया है मंडप, ठीक है। मंडप और गर्भगृह, इन दोनों में ये मतलब डिफरेंस है कि गर्भगृह तो जो भी जिस भी भगवान का मंदिर है ना, तो उस मंदिर में उन भगवान की प्रतिमा स्थापित होती है, तो ये वाली जगह तो है गर्भगृह, ठीक है। और यहाँ मंडप इसको कहा गया है कि जहां पर भक्त जो भी आते हैं ना, अपन मंदिर जाते हैं, तो यहाँ पर बैठकर अपन भगवान के सामने, भगवान की मूर्ति तो अलग स्थापित होती है और अपन सामने होते हैं ना, तो अपन मंडप में बैठे हुए होते हैं। भगवान की मूर्ति जहां लगी होती है उसको गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। इतना सीधा समझ लो आप तो बस। इसके बाद में ये जो चीज है इसको कहते हैं शिखर, ठीक है। शिखर के ऊपर एक चीज है आमलक, मैं बता रही हूँ ना, आमलक को मेन ध्यान रखना है आपको। तो आमलक मतलब जैसे कि गांव में महिलाएं पानी लेके आती है,
तो मटके के नीचे क्या रखती है, इंडोनी। ठीक है, तो वैसे ही मंदिरों में कलश स्थापित किया जाता है। ठीक है, मंदिरों में कलश स्थापित किया जाता है, लेकिन उसके नीचे आमलक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आमलक का संबंध किससे है, नागर शैली के मंदिरों से। ठीक है, तो ये आमलक और उसके ऊपर है कलश स्थापित। ठीक है, तो ये हो गया नागर शैली के मंदिर। और याद रहे, जो शिव मंदिर होते हैं वैसे तो मैक्सिमम कलश ही स्थापित होते हैं, लेकिन जो शिव मंदिर होते हैं मान लो तो कई कबार कलश की जगह क्या त्रिशूल भी स्थापित की जाती है। ये चीज आपको जनरल नॉलेज के लिए ध्यान रखनी है। तो आपको जगती, पीठ, मंडप, शिखर, कलश, गर्भगृह और आमलक के बारे में आपको समझा दिया है। आपको क्या ध्यान रखना है, आमलक और गोपुरम वाला सिस्टम। ठीक है, नागर शैली के मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति, जो जैसे कि मंदिर अपन ने पढ़ा था है ना, जो मंदिर का जो द्वार होता है उसके दोनों तरफ देवी देवताओं की मूर्ति लगी होती है। कौन से, नागर शैली के मंदिरों में। ठीक है, इसके बाद अगर अपन पढ़ने वाले हैं द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में जो भी मंदिर है, मंदिर निर्माण की शैली है, वो है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली से मैंने आपको बताया कि गोपुरम शब्द मेनली आपको ध्यान रखना है। बाकी तो अपन ने पढ़ ही लिया, मंडप भी पढ़ लिया, गर्भगृह पढ़ लिया। यहाँ पर एक है जलाशय। नागर शैली में जो निर्मित मंदिर है उन मंदिरों में जलाशय स्थापित नहीं किए जाते हैं। जलाशय मतलब तालाब वगैरह। लेकिन जो द्रविड़ शैली के मंदिर है उन मंदिरों में जलाशय भी स्थापित किए जाते हैं। आपको एक ये चीज तो ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक है अंतराल। अंतराल किसे कहा जाता है कि ये हो गया गर्भगृह, ये हो गया मंडप। ये तो दोनों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। ये कहाँ है, नागर शैली में। लेकिन अगर दोनों के बीच में स्पेस हो, जैसे कि ये गर्भगृह की सीमा है, ये मंडप है और बीच में थोड़ी सी स्पेस, तो ये आ गया अंतराल। तो इसको अपन अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। नागर शैली और द्रविड़ शैली में अपन ने डिफरेंस कर लिया। इसके बाद है बेसर शैली। बेसर शैली नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रित रूप है, जो कि मध्य भारत में लगभग है ना पाया जाता है। अब अपन राजस्थान की तरफ आते हैं। राजस्थान में सिर्फ अपने को ध्यान रखना है नागर शैली, लेकिन नागर शैली राजस्थान के अधिकतम जो मैक्सिमम मंदिर है नागर शैली में निर्मित है। लेकिन नागर शैली की आगे चल के कई सारी उप शैलियां भी विभाजित हुई है ना, उनका विकास भी हुआ, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले महामारू शैली या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली। महामारू शैली नागर शैली की उप शैली है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा कि महामारू शैली का विकास कब हुआ, तो वो हुआ था 8वीं शताब्दी में। ठीक है, मंदिर निर्माण की महामारू शैली का विकास कब हुआ, तो वो आपको ध्यान रखना है कब, 8वीं शताब्दी में। इससे पहले आप ध्यान रखोगे कि यार डायरेक्ट इसका विकास बता दिया, तो फिर पहले ये तो नागर शैली की उप शैली है, तो पहले नागर शैली का तो विकास बताओ है ना। तो इन शैलियों जो द्रविड़, नागर और बेसर शैली है, उन शैलियों के जो मंदिर निर्माण हुए थे ना, उनका विकास हुआ था 7वीं से 10वीं शताब्दी और उनका स्वर्ण काल आया था 11वीं से 13वीं शताब्दी। कभी क्वेश्चन पूछे स्वर्ण काल वाले को तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, ये चीजें रटनी है। और मैंने आपको बताया था वो गोपुरम और आमलक वाला, ये 3 चीजें तो इस वीडियो में से तो ध्यान ही रखनी है आपको। ठीक है, स्वर्ण काल मतलब होता है कि किसी भी कोई भी कार्य हो रहा है उसकी परम सीमा मतलब उच्च सीमा की सबसे ज्यादा चीज उस टाइम ये डेवलप हुई है ना, तो वो चीज है स्वर्ण काल। तो कब है, 11वीं से 13वीं शताब्दी। और उसके बाद नागर शैली की उप शैली महामारू शैली। तो महामारू शैली का विकास कब हुआ था, तो वो 8वीं शताब्दी में। और महामारू शैली का पूर्ण विकास यानी कि पूर्ण रूप से विकास हो गया था, यानी कि स्वर्ण काल आने वाला था, तो वो कब है, 10वीं से 11वीं शताब्दी। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण, महामारू शैली के अंतर्गत जो प्रारंभिक निर्माण करवाया गया था मंदिरों का, वो किसने करवाया था, वो करवाया था मंडोर के प्रतिहारों ने। ठीक है, किसने करवाया था, मंडोर के प्रतिहारों ने। कल अपन ने पढ़ा था लोक देवियों में मैंने आपको बताया था कि जो मंडोर के प्रतिहार हैं उनकी कुल देवी कौन है, चामुंडा माता, जो कि राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है फिर, नागणेची माता, जिनकी 18 भुजाएं हैं। दोबारा ध्यान देना, मैंने क्या बोला है, मंडोर के प्रतिहारों की कुल देवी कौन है, चामुंडा माता, और जो कि राठौड़ वंश की आराध्य देवी है ना। तो फिर राठौड़ वंश की कुल देवी कौन है, तो वो है नागणेची माता, जिनकी 18 भुजाएं हैं है ना। तो ये मंडोर के प्रतिहारों ने सबसे पहले महामारू शैली में मंदिर निर्मित करवाए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है और मंदिर निर्माण प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली में आपको बता देती हूँ इन मंदिरों की क्या विशेषता है। मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। सबसे पहले कि इन मंदिरों में जो प्रतिमा स्थापित होती है या फिर मूर्तियां, वो सुडोल रहती है ना। सुडोल
काय रहता है उनका शरीर, ठीक है। दूसरी चीज कि शांतिपूर्ण मुख होता है, प्रतिमा का मुख जो होता है ना वो शांतिपूर्ण होता है। तीसरी चीज कि महामारू शैली या फिर गुज्जर प्रतिहार शैली में निर्मित मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनको क्या अश्लील मूर्तियां बताया गया है, ऐसा कहा गया है बुक में, ठीक है। तो अश्लील मूर्तियां, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रतिहार शैली के मंदिर हैं उनकी क्या विशेषताएं, ठीक है। इसके आगे है भूमिज शैली। इस शैली का सबसे पुराना मंदिर कहां पर? राजस्थान में। भारत में तो और होंगे, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान। भूमिज शैली का राजस्थान में सबसे पुराना मंदिर है वो है सेवाड़ी का जैन मंदिर, जो कि पाली में स्थित है। अभी के लिए अपडेट चीजें नहीं की है कि शायद ये पर अभी केकड़ी में चला गया हो, ब्यावर में भी चला गया होगा ना, लेकिन पाली में अभी अपन पाली कर रहे हैं। अगर वैसे तो पाली में ही होना चाहिए, और अगर चेंज हुआ होगा तो मैं आपको करवा दूंगी वापस, ठीक है। तो सेवाड़ी का जो जैन मंदिर है वो कहाँ है? पाली में। कब निर्माण करवाया गया था इसका? तो इसका निर्माण करवाया गया था 1010 ईस्वी से 1020 ईस्वी के मध्य, लगभग 10 सालों में इसका निर्माण करवाया गया था। भूमिज शैली का ये मंदिर, सेवाड़ी का जैन मंदिर, किसे समर्पित है? तो वो है महावीर स्वामी को। जैन मंदिर तो है, किसे समर्पित है? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जैनों के कौन से तीर्थंकर है? अंतिम या फिर 24वें तीर्थंकर। कुल तीर्थंकर कितने हैं? 24। तो फिर अंतिम, क्या मैं सही बता रही हूँ? 23वें तीर्थंकर कौन है फिर? अगर महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है तो फिर 23वें तीर्थंकर कौन है? आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। और महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस कब है? दीपावली। आपको ये भी ध्यान रखना है, महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस कब बताया गया है अपन को? तो दीपावली। उस दिन स्वामी दयानंद सरस्वती का भी अजमेर में निर्वाण हो गया था, तो उनका निर्वाण दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है भंडदेवरा मंदिर, जो कि रामगढ़ 12 में स्थित है। वो भी राजस्थान में भूमिज शैली का प्राचीन मंदिर है। भंडदेवरा मंदिर को कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो, ठीक है। वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि खजुराहो मंदिर कहाँ है, जो कि छतरपुर एमपी में है, ठीक है। हिंदू और जैन शैली की मिश्रित शैली में बना मिश्रित शैली का रूप है, ठीक है। कौन सा? छतरपुर वाला खजुराहो मंदिर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भंडदेवरा जो मंदिर है उसको हाड़ौती का खजुराहो कहा गया है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा गया है? तो वो है किराड़ू मंदिर, जो कहाँ पर है? बाड़मेर में, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, हाड़ौती का खजुराहो भंडदेवरा मंदिर कहाँ है? 12 में। कौन सी शैली है? भूमिज शैली, ठीक है। भूमिज शैली में निर्मित मंदिर है, जो कि राजस्थान का प्राचीनतम मंदिर है। इसके बाद 16वीं 17वीं शताब्दी तक हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण होने लगा था, ठीक है। अपन ने इतनी शैलियां पढ़ ली हैं, उसके बाद में जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, टाइम निकलता है, कोई ना कोई नई चीज का आविष्कार तो करते ही है ना, तो धीरे धीरे कोई भी शैली है उसमें हल्के से चेंजेस हुए होंगे कि यार ये नहीं, ये कर लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे हवेली शैली के मंदिरों का विकास हुआ धीरे धीरे। कब? 16वीं और 17वीं शताब्दी में। मंदिरों का स्वर्णकाल 11वीं से 13वीं शताब्दी। महामारू शैली में निर्मित मंदिरों का स्वर्णकाल या फिर पूर्ण विकास 10वीं से 11वीं सदी। और हवेली शैली के मंदिरों का निर्माण अधिक होने लगा, मतलब कि विकास होने लगा, पूर्ण विकास, तो कब? 16वीं से 17वीं शताब्दी। इसके बाद है कच्छपात शैली। कच्छपात शैली, ये वापस भारत से संबंधित मंदिर आ गए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि ये भी मंदिर निर्माण की एक शैली है, जो कि जनरल नॉलेज के तौर पे अपने को याद रखना है। कच्छपात शैली में जो मंदिर निर्मित होते हैं, हालांकि अगर दूर से देखने पर अपन देखें तो ऐसा आकार होता है उनका। हालांकि ऊंचाई बहुत अधिक होती है, लेकिन जैसे यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर वापस ये, तो ऐसे आकार जाता है उनका, है ना, परवलय आकार। इसलिए उनको बोला जाता है कच्छपात शैली में निर्मित मंदिर, ठीक है। कच्छपात शैली में जो निर्मित मंदिर होते हैं उनकी विशेषता है कि उनकी जगती की ऊंचाई अधिक होती है। जगती मैंने आपको बताया था कि जैसे मंदिर है ना, मान लो ये मंडप है, ये है इधर मंदिर, ये गर्भगृह है, ये शिखर है ना, तो इधर जो जैसे जगती है, मतलब ये आ गई है पीठ, इसके नीचे जगती, जैसे कि ये सीढ़ियां चढ़ रही है ना, सीढ़ियां या फिर आसपास की जगह, तो वो बहुत ज्यादा होती है। कहने का मतलब अधिक ऊंचाई पर मंदिर स्थापित हो गया फिर तो कच्छपात शैली के मंदिर जो होते हैं ना, ध्यान देना, मैंने ये नहीं बोला है कि कच्छपात शैली में निर्मित मंदिरों की ऊंचाई सबसे अधिक होती है, नहीं, मैंने ऐसा बोला है कि कच्छपात शैली में निर्मित जो मंदिर है ना वो अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं। कहने का मतलब ये जगती ज्यादा होती है, ठीक है, ध्यान रहे, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके बाद में पंचायतन शैली। पंचायतन शैली भी नागर शैली की उप शैली है, ठीक है। अपन ने
3 शैलियां पढ़ ली जो कि नागर शैली की उपशैलियां हैं ना। पंचायतन शैली, एक सोलंकी शैली और एक महामारू शैली। ठीक है, तीनों ही नागर शैली की उपशैलियां हैं। राजस्थान में नागर शैली में निर्मित ही मैक्सिमम मंदिर हैं। तो ये मंदिर बार बार अपन, ये शैलियां अपन बार बार पढ़ेंगे कि पंचायतन शैली, महामारू शैली और सोलंकी शैली। ठीक है, पंचायतन शैली के बारे में जो विशेषता है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मुख्य मंदिर होता है ना, उसके चारों ओर छोटे छोटे अन्य मंदिर भी स्थापित होते हैं। ठीक है, इसलिए पंचायतन शैली एक नई शैली विकसित की गई नागर शैली की। ठीक है, जो कि उप शैली कहलाई उसकी। और उसकी क्या विशेषताएं कि जो मुख्य मंदिर है वो तो बीच में होता है, लेकिन उसके चारों ओर भी छोटे छोटे मंदिर स्थापित होते हैं, जैसे कि ये बता चुकी हूँ। इसलिए इसको पंचायतन शैली कहा गया है। तो बस मंदिरों के बारे में आज इतना ही। कल से अपन पढ़ेंगे कि कौन सा मंदिर राजस्थान में किस जगह पर स्थापित किया गया है। ठीक है, किसने करवाया था, कब हुआ था और इस मंदिर की क्या विशेषता है, सारा अपन पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये चीज पढ़ने से अपना टॉपिक थोड़ा इजी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।